हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि है डिजिटल आर्ट वर्सेस ट्रेडिशनल आर्ट। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, ध्यान से देखना। और एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी एक स्टाइल को, चाहे डिजिटल या ट्रेडिशनल, एक को दूसरे से अच्छा बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज एक चीज़ मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि दोनों तरह के आर्ट की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं दोनों में बस एक कंपैरिजन बताऊंगा आपको कि मेरे ओपिनियन में दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अच्छा है, दोनों में क्या बुरा है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। दोनों फील्ड्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिजिटल आर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही अच्छी तरह से। सो अगर इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं इन टर्म्स को छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ कि ट्रेडिशनल आर्ट क्या होता है, डिजिटल आर्ट क्या होता है, जिसको नहीं पता हो ताकि मतलब उन्हें समझ आ जाए कि ट्रेडिशनल आर्ट क्या है और डिजिटल आर्ट क्या है। तो ट्रेडिशनल आर्ट होता है जो कि हम रियल पेंसिल हो, पेन हो, कलर पेंसिल्स हो या ब्रशेस हो, पेंट्स वगैरह, जो रियल आर्ट मटेरियल्स हम यूज़ करके रियल पेपर कैनवस पे जो हम ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, वो होता है ट्रेडिशनल आर्ट। और डिजिटल आर्ट होता है जो कि हम अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या फिर टैबलेट का यूज़ करके या फिर अपने फिंगर का यूज़ करके फ़ोन की स्क्रीन पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, या फिर आईपैड हो उस पर एप्पल पेंसिल से, स्टाइलस से जो हम ड्रॉ करते हैं, ये सब तरह का आर्ट जो होता है उसको हम डिजिटल आर्ट कहते हैं। और डिजिटल आर्ट भी जो है वो कोई न्यू नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं डिजिटल आर्ट को भी आए हुए। बस उसमें काफ़ी सारे मतलब चेंजेस आती है, काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स आती गई टाइम टू टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी कोई न्यू चीज़ है, डिजिटल आर्ट काफ़ी ज़्यादा सालों पहले से चल रहा है। ट्रेडिशनल आर्ट तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग तरह का आर्ट। लेकिन डिजिटल आर्ट मैंने सही तरह से लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया। मेरे को 1.5 ईयर हुआ है डिजिटल आर्ट को ट्राई करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अभी मैं डिजिटल आर्ट में। तो मेरे को काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पता चल रही है इसमें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसी वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगा और थोड़ी बहुत जो नॉलेज मुझे है उस बेसिस पे आपको बताऊंगा कि डिजिटल आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है डिजिटल आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट में वो ये है कि जैसे हमें ट्रेडिशनल आर्ट करना है तो हमें काफ़ी सारे अलग अलग पेपर चाहिए। अगर हमें अलग अलग तरह के आर्ट वर्क्स, मतलब काफ़ी सारे मल्टीपल आर्ट वर्क्स करने हैं, तो हमें ज़्यादा पेपर चाहिए, ज़्यादा कैनवस चाहिए और मटेरियल ज़्यादा चाहिए। लेकिन डिजिटल आर्ट अगर हमें करना हो, काफ़ी सारे बनाने हो, तो उसके लिए हमें एक ही डिवाइस चाहिए। एक टैबलेट हो हमारे पास या एक फ़ोन हो, मतलब एक ही बार हमें लेना है और उसमें एक ही आपको पेन मिलेगा। उसी पेन से आप अलग अलग तरह के आर्ट वर्क्स कर सकते हो, अलग अलग तरह के मटेरियल्स, अलग अलग तरह के स्टाइल के आप आर्ट वर्क्स कर सकते हो। जैसे सपोज हमें ट्रेडिशनल आर्ट में पेंसिल स्केचिंग करनी है, कलर पेंसिल आर्ट वर्क करना है, एक्रेलिक पेंट से आर्ट वर्क करना है, वाटर कलर से आर्ट वर्क करना है, तो ये सब हमें अलग अलग मटेरियल्स परचेज करने पड़ेंगे। मार्कर से करना है, पेन से करना है, बॉल पेन से करना है, जेल पेन से करना है, मतलब जितने भी तरह के अलग अलग मटेरियल्स है वो सब हमें अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे और अलग अलग तरह के हमें रखने पड़ेंगे वो। लेकिन डिजिटल आर्ट में क्या होता है कि जैसे आपके पास एक टैबलेट है और एक ही पेन होता है डिजिटल आर्ट का। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इस टैबलेट का ये वाला पेन है, तो इस एक पेन से ही आप पेंसिल स्केचिंग भी कर सकते हो, कलर पेंसिल स्केचिंग भी कर सकते हो, वाटर कलर वर्क भी कर सकते हो, एक्रेलिक वर्क भी कर सकते हो, ऑयल पेंट, मार्कर, जो भी आपको काम करना है, जिस भी तरह के आपको स्टाइल का काम करना है, वो आप एक पेन का यूज़ करके, एक टैबलेट का यूज़ करके आप किसी भी डिजिटल आर्ट सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। दूसरा डिफरेंस, सपोज आपको ट्रैवल करना है कहीं पे, तो आप अपने सारे के सारे ट्रेडिशनल आर्ट वाले सारे मटेरियल्स लेके नहीं जा सकते। फिर आपको उस हिसाब से अपना सामान लेना होगा कि जैसे अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको कोई पोर्टेबल सामान ही लेना पड़ेगा, जैसे कि जो छोटे साइज़ के हों। सपोज आपको स्केच बुक लेनी है तो आपको ऐसे देख के लेनी पड़ेगी जो कि आपके बैग में आ जाए, ईजिली आप कैरी कर सको। इस तरह के मटेरियल्स ही आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन डिजिटल आर्ट में क्या होता है, आपको बस अपना एक टैबलेट लेना है। सपोज अगर आपको ट्रैवल करना है तो ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा टैबलेट ही आपको लेके जाना है। ये तो मेरे पास वो वाला टैबलेट जो सबसे बड़ा है, छोटे टैबलेट भी होते हैं जैसे ये वाला है, स्मॉल साइज टैबलेट्स आते हैं, ये आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करो या लैपटॉप से कनेक्ट करो, जो भी आप साथ में कैरी कर रहे हो, और उस पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप एक डिजिटल आर्टिस्ट हो तो आपको इस चीज़ का मतलब फ़ायदा रहता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा सामान साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी आर्ट कर सकते हो। तीसरा डिफरेंस जो मुझे लगता है वो ये है कि जैसे सपोज हम ट्रेडिशनल आर्ट में जब हम स्केचिंग करते हैं, पेंसिल स्केचिंग की अगर मैं बात करूं, तो हम पेंसिल को एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक ही इरेज कर सकते हैं। पेपर हमारा जितना भी अच्छा हो फिर भी हम उसको एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक ही इरेज कर सकते हैं। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गया, हम बार बार उसे अगर हम इरेज करते रहेंगे एक ही जगह पे, अगर हम पेपर पे बार बार इरेजिंग करते रहेंगे तो पेपर फट सकता है, थोड़ा उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। हाँ, अगर जो बहुत अच्छे क्वालिटी के स्केचिंग पेपर्स आते हैं उसमें आप 10, 15, 20 बार भी अगर आप इरेज करो एक ही जगह पे तो भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी
50, 100, 200 बार तो आप इरेज नहीं कर सकते अगर आपसे मिस्टेक होगी एक स्केच में। पर डिजिटल आर्ट में क्या होता है कि हम जितनी बार भी हम मिस्टेक्स करें, हम उसको बस Ctrl+Z अंडू टूल का यूज़ करके काफ़ी बार हम अपनी मिस्टेक्स ठीक कर सकते हैं। चाहे तो हम बिल्कुल बिगिनिंग तक वापस पहुंच सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आपका एक पेपर ख़राब हो गया तो आपको पेपर वेस्ट हो गया, क्योंकि डिजिटल आर्ट है जैसा कि मैंने बताया उसमें कोई ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे पास कोई लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। उसमें आप अगर आपके साथ मिस्टेक हो गई है तो आप पूरा एक बार क्लियर कर दो, दोबारा स्टार्ट कर दो, उसमें कुछ वेस्टेज नहीं होगी। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ की। ट्रेडिशनल आर्ट में भी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, इतने सालों से चलता आ रहा है, तो इसमें कितने अलग अलग तरह के स्टाइल के आर्टिस्ट रहे हैं, कितने अलग अलग तरह के स्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं जो कि हमें पता है, कितने अलग अलग तरह के स्टाइल्स हैं। लेकिन डिजिटल आर्ट में भी वो सब स्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली डिजिटल आर्ट जो सही तरह से करना होता है उसमें तरीका वही रहेगा जो हम डिजिटल आर्ट में ट्रेडिशनल आर्ट में यूज़ करते हैं। जैसे सपोज अगर हम पेंसिल स्केचिंग जैसे हम ट्रेडिशनली करते हैं, डिजिटल आर्ट में भी हम वैसे ही करते हैं, सिर्फ हमारे टूल्स डिफरेंट होते हैं। उसमें एक ही पेंसिल का यूज़ करके हम अलग अलग तरह की ग्रेड्स की पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, बट स्टाइल वही रहता है। जैसे हम पेंसिल स्केचिंग में शेडिंग करते हैं वैसे ही हम डिजिटल आर्ट में भी हम वैसे ही बनाते हैं। जैसे हमें ड्रॉ ट्रेडिशनल में करना होता है वैसे ही हम डिजिटल में करते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, वो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर्स पे, कौन से हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा हम टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ सकती हैं आपके। बट अगर बनाने की प्रोसेस की बात करें तो तरीका तो वही रहता है। लेकिन एक चीज़ काफ़ी कंसीडर करने वाली है कि जो ट्रेडिशनल आर्ट से डिजिटल में स्विच करते हैं तो उन्हें वो मज़ा नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज़ कोई, जैसे मेरी बात करें, अगर ट्रेडिशनल आर्ट में काफ़ी सारे सालों से कर रहा हूँ, मेरे को पेंसिल स्केचिंग करते हुए काफ़ी सारे साल हो गए, तो जो असली मज़ा जो ट्रेडिशनल आर्ट में आता है पेंसिल स्केच बनाने का, वो डिजिटल में नहीं आता। हाँ, आपको आउटपुट सेम मिल सकता है। जैसे ये ट्रेडिशनल आर्ट में मैंने जैसे ये रोहित शर्मा का स्केच बनाया है, तो ऐसा ही सेम, बिल्कुल सेम टू सेम हम डिजिटल में भी बना सकते हैं। पर वो प्रोसेस जो होता है ना ड्रॉ करने का, वो चीज़ ट्रेडिशनल में जो मज़ा आता है वो डिजिटल में नहीं आता। जो स्टार्ट ही डिजिटल से करेगा उसको शायद ये डिफरेंस समझ ना आए, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो ट्रेडिशनल आर्ट से डिजिटल में स्विच करना चाहता है, उसको ऐसा ये डिफरेंस रियलाइज़ हो सकता है कि जो मज़ा ट्रेडिशनल आर्ट में आता है वो डिजिटल में नहीं आता है काम करने में। लेकिन आउटपुट आपको काफ़ी सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स के जो आउटकम होते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा वो डिजिटल में आपको काफ़ी अच्छे से मिल सकता है। काफ़ी जल्दी आप वो चीज़ बना सकते हो जो आपको ट्रेडिशनल में टाइम लगेगा। बट बात वही होती है कि जो प्रोसेस है ज़्यादा एंजॉय ट्रेडिशनल आर्ट में ही हम करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो जो डिजिटल आर्ट में पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल आर्ट से, उसमें हम काफ़ी सारे अलग अलग तरह के स्टाइल्स हम अपने खुद के बना सकते हैं। ट्रेडिशनल आर्ट में इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है जितनी कि डिजिटल में है। सिर्फ ड्राइंग की बात नहीं, जैसे डिजिटल में हम एनिमेशंस बना सकते हैं, तो एनिमेशंस तो आजकल डिजिटल में ही बनती है। जो हाथ से बनाते थे वो टाइम अब नहीं रहा, पहले हाथ से बनती, बहुत पहले की अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा साल पहले की, तो हाथ से पहले बनाते थे एनिमेशंस, फ्रेम बाय फ्रेम एक एक चीज़ हाथ से बनाते थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बट अब तो जो एनिमेशंस बनती है वो सब डिजिटल में बनती है, आपको पता ही होगा। 3D स्टाइल की एनिमेशंस बनती है अब तो, वो सब तो डिजिटल में ही बनती है। तो डिजिटल में एनिमेशन का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। लेकिन अगर हम ड्राइंग पेंटिंग की बात करें उस चीज़ में भी डिजिटल में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म्स है, और आप ट्रेडिशनल और डिजिटल को मिक्स करके भी आप एक अलग आर्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आजकल काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, अभी मैंने उस तरह के आर्टवर्क्स पोस्ट नहीं किए हैं, बट मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अलग अलग तरह के, कैसे हम अपने ट्रेडिशनल आर्ट और डिजिटल को, दोनों चीज़ों को मिक्स करके किस तरह से हम एक अच्छा आर्टवर्क बना सकते हैं। तो अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अलग अलग सॉफ्टवेयर से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है सब करने में भी। तो अगर मेरे को अच्छे से ही आ जाएगा तो मैं आपको भी सिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं खुद ही प्रैक्टिस करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, तो उनमें मतलब बस ऐसे ही अलग अलग टूल्स यूज़ करके मैं नए नए तरह के स्टाइल्स अपने खुद के इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत ये चीज़ में मज़ा काफ़ी आता है कि आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह का बड़ा टैबलेट ही लेना है, जैसा कि मैंने कहा कि छोटे टैबलेट्स भी आते हैं, तो इस टैबलेट से भी आप काफ़ी अच्छे आर्ट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपको अपनी रिक्वायरमेंट पे और आपके मतलब आपको किस तरह का आर्ट करना है। वो वीडियो मैंने अलग से बनाई है कि किस तरह का टैबलेट किसको लेना चाहिए, वो आप देख लेना अगर आपको देखनी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हाँ, एक चीज़ जैसे मैंने पहले बताई कि जैसे ट्रेडिशनल आर्ट में स्केचिंग में हम बार बार इरेज नहीं कर सकते पेपर पे, पेपर ख़राब हो सकता है, उसी तरह से हम लेयर्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल आर्ट में ऐड नहीं कर सकते। जितना भी अच्छा पेपर हो कैनवस पे हम कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनल आर्ट और डिजिटल आर्ट में ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है कि जो डिजिटल आर्ट में होते हैं उसमें लेयर्स हम बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स में काम कर सकते हैं। और लेयर्स में काम करने का एक जो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टूल है डिजिटल आर्टिस्ट के लिए जो लेयर्स में जो काम करते हैं ना। मतलब कि जैसे हम ट्रेडिशनल आर्ट में पेपर पे हम लेयर्स बाय लेयर ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन सपोज जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, बेस लेयर थी, जिसमें हमने बेस शेडिंग की थी, अगर हम कलर पेंसिल स्केच की बात करें, एक हमने बेस लेयर कर दी,
और उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करनी है बट हम 3-4 लेयर्स ऐड करने के बाद हम अगर फर्स्ट लेयर में चेंज करनी है, वो ट्रेडिशनल आर्ट में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन डिजिटल आर्ट में ऐसा पॉसिबल है। जो आपकी फर्स्ट लेयर है, चाहे आपने 20 लेयर में काम कर चुके हो, 20 लेयर में आपने काम कर दिया आपने, उसके बाद भी अगर आपको अपनी फर्स्ट लेयर में कोई चेंजेस करनी है, सेकंड लेयर में कोई चेंजेस करनी है, कभी भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ डिजिटल आर्टिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जो कि ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को ये वाला फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगर हम बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू दोनों चीज़ों की है। ट्रेडिशनल आर्ट की अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए वो अभी तक है और हमेशा रहेगा। और डिजिटल आर्ट की अपनी वैल्यू है, उसकी अपनी फील्ड में अपनी वैल्यू है, अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस है। तो दोनों में इस चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है कि किसकी ज़्यादा वैल्यू है, किसकी कम वैल्यू है। दोनों की मैं मानता हूँ बराबर वैल्यू है। वैल्यू होती है आर्ट वर्क की, चाहे ट्रेडिशनल हो या डिजिटल हो, जो भी आर्ट वर्क बनाया हुआ है उसकी वैल्यू होती है। तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है वैल्यू के पॉइंट से। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ दोनों में। तो ये वाला है जो वो नेगेटिव पॉइंट है डिजिटल आर्ट के लिए, बिकॉज जो डिजिटल आर्टिस्ट है ना, वो चीटिंग काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब जो ऑनेस्ट नहीं है ना अपने आर्ट के लिए, अपने जो ऑनेस्टली काम नहीं करते हैं ना, वो चीटिंग काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं डिजिटल आर्ट में, जो कि ट्रेडिशनल आर्ट में काफ़ी स्कोप कम होता है चीटिंग का। बट डिजिटल आर्ट में काफ़ी सारे लोग चीटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनको सही तरह से डिजिटल आर्ट करना आता है ना, वो चीटिंग नहीं करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे इसमें ना ऐसे तरीके भी हैं जो कि ना काम करने का तरीका काफ़ी आसान बनाते हैं। फाइनल आउटकम में पता नहीं करता कि किसने क्या चीट किया क्या नहीं किया। हाँ, अगर कोई वीडियोस बना रहा है, जैसे मैं यूट्यूब पे अगर वीडियोस बनाता हूँ, मैं टाइम लैप्स डिजिटल आर्ट प्रोसेस की, तो उसमें आप देख सकते हो कि मैंने चीट किया नहीं किया है। मैं तो नहीं करता, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ फोटोज़ पोस्ट करेंगे डिजिटल आर्ट की। तो हम ये नहीं पता कर लगा सकते कि उन्होंने चीट करके काम किया है या ऑनेस्टली पूरा प्रोसेस जैसे होता है, सही तरीका होता है, उस तरह से काम किया है। अब ये तो आर्टिस्ट पे खुद डिपेंड करता है कि वो चीटिंग करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो कभी चीट नहीं करूँगा, ना मेरे को करना है। बिकॉज वो चीटिंग हम करके सामने वाले को तो चलो खुश कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क से कि हमने कितना अच्छा आर्ट वर्क बनाया, बट खुद को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी कि अगर हम चीट करके करेंगे, शॉर्टकट मार के काम करेंगे, तो खुद को वो जो सेटिस्फेक्शन होती है आर्ट वर्क करने की, आर्ट वर्क कंप्लीट करने की सेटिस्फेक्शन होती है, वो नहीं मिलेगी। अब वो चीटिंग वाले क्या क्या तरीके हैं वो तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि गलत चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं सिखाता, क्योंकि जिनको नहीं आती है फिर उन्हें भी आ जाएंगी, तो वो चीज़ें मुझे नहीं बतानी है। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें चीटिंग करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है डिजिटल आर्ट में। अब वो आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि उसको ऑनेस्टली काम करना है या चीटिंग करनी है, वो तो चलो आर्टिस्ट की अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। तो चीटिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे डिजिटल आर्ट हो या ट्रेडिशनल आर्ट हो। ऑनेस्टली सही तरह के प्रोसेस को फॉलो करके ड्रॉ करो, पेंट करो, जो भी करो। एक और आपको डिफरेंस बताता हूँ। सपोज ट्रेडिशनल आर्ट में हम कोई स्केच बनाते हैं तो उसमें हम जूम नहीं कर सकते। हमें अगर मतलब सपोज जैसे ये छोटे साइज़ का स्केच है, तो इसमें अगर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स बनानी होती है, जैसे सपोज इसका फोरहेड है, फोरहेड पे अगर मेरे को स्किन का टेक्सचर बनाना है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स बनानी है, तो वो मैं ट्रेडिशनल में नहीं बना सकता। तब बना सकता हूँ अगर मैं बहुत बड़े साइज़ का आर्ट बना रहा हूँगा, तो फिर इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो फोरहेड का साइज़ जैसे इस पर इतना सा है तो उस पर इतना बड़ा हो जाएगा, तब मैं बना सकता हूँ ईजिली। लेकिन डिजिटल आर्ट में क्या होता है कि आप उसको कितना भी आप उसको जूम कर सकते हो, अगर आपने मतलब उस पर डिपेंड करता है आपके जो साइज़ है आपके उसका डिजिटल कैनवस का, डिजिटल डॉक्यूमेंट का जो भी साइज़ है उस पर डिपेंड करता है आप कितना जूम कर सकते हो। लेकिन आप उसे बहुत ज़्यादा जूम करके बिल्कुल छोटी छोटी डिटेलिंग भी कर सकते हो। जैसे इसकी आई ही बनाई है मैंने, तो अगर यही चीज़ अगर मैं डिजिटल में बनाता तो आई को भी हम कितना ज़्यादा जूम करके उसमें कितनी ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं और कितना ईजिली बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक डिजिटल आर्ट में फ़ायदा रहता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है डिजिटल और ट्रेडिशनल आर्ट में। आप मेरे को कमेंट से बताना अगर आपको और कोई डिफरेंस पता हो जो कि मेरे से मिस हो गया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर सारे डिटेल में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मैंने आपको मेन चीज़ें बताई। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ना सेम तरह का आर्टवर्क जो कि मैंने ट्रेडिशनल में बनाया होगा, तो डिजिटल में भी मैं उसको सेम तरह से बना के आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको दोनों को डिफरेंस दिखाऊंगा कि ट्रेडिशनल और डिजिटल में क्या डिफरेंस होता है। और फाइनल, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो फाइनल आउटकम हो वो वैसा ही हो जैसा मैंने ट्रेडिशनल में बनाया हो। मतलब कहने का मतलब है जैसे मैंने रोहित शर्मा का स्केच पेंसिल से बनाया, तो मैं इसी स्केच को सेम तरह से डिजिटल में बनाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल सेम। बस आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि डिजिटल में कैसा रहता है और जो फाइनल आउटकम है वो कैसा आता है। और मुझे पता है कि मेरी मेजॉरिटी ऑफ द जो ऑडियंस है वो ट्रेडिशनल आर्ट वाली ही है, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल आर्ट की ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ। डिजिटल आर्ट की तो काफ़ी कम बनाई है अभी। फिर भी आप मेरे कमेंट्स में बताओ कि आपको डिजिटल आर्ट ज़्यादा पसंद है या ट्रेडिशनल आर्ट ज़्यादा पसंद है, और क्यों। जो भी आपको पसंद है उसका रीज़न क्या है, जो भी ज़्यादा पसंद है। डिजिटल आर्ट की मैं कम वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी खुद इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसमें कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है और मैं क्या क्या मतलब ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं अभी कम वीडियोस बनाता हूँ डिजिटल आर्ट की। लेकिन जो मेरे को अच्छे से आता जा रहा है मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो कि मैंने खुद डिस्कवर किया एक्सपेरिमेंट कर करके, तो वो सब चीज़ें जब मेरे को अच्छे से उस पर होल्ड हो जाएगा तो मैं वो आपको भी सिखाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे को बस आपको ऐसे डिफरेंसेस थोड़े क्लियर करने थे डिजिटल और ट्रेडिशनल के बीच में, क्या इसमें क्या अच्छा है, क्या किसमें क्या बुरा है। और
अब आप कमेंट्स में मेरे को बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस पे। तो इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।